अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि एटॉमिक मास जो होता है हमारा, दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। एटम के अंदर जो प्रोटॉन है हमें उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला। अब यहाँ से अगर आप न्यूट्रॉन निकालना चाहो तो किस तरह से निकाल सकते हो, ए इज इक्वल टू ए माइनस जेड, क्योंकि ये न्यूट्रॉन है, जेड वहां जाकर क्या करेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये प्लस का है, वहां जाकर दूसरे साइड इक्वेशन के माइनस करेगा, तो एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। यानी कि न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आपके पास अभी मौजूद है कि आप न्यूट्रॉन किसी भी एटम से निकाल सकते हो। तो आपको मैं जो शुरू में मैंने केमिकल एब्रिविएशन बताया वो सिंपल है, उसको इजी तरीके से आप कर सकते हो। वो किस तरह से आपने करना है, अगर सपोज करो नाइट्रोजन है वो 14 7, कार्बन है कार्बन 12 6। अगर यहाँ से आपको निकालना है न्यूट्रॉन, अगर मैं पूछूं न्यूट्रॉन किसमें, इसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने, तो आराम से कर सकते हो। यहाँ देखो, इसमें कितने होंगे प्रोटॉन 7, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7। यहाँ पर कार्बन में 6, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो भी 6। अच्छा, अब न्यूट्रॉन किस तरह से निकालोगे, ऊपर वाले में से ये नीचे वाला माइनस कर दो, ऊपर वाले में से ये नीचे वाला माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन निकल आएंगे। 14 में से 7 माइनस करो कितना आएगा 7। 12 में से 6 माइनस करो कितना आएगा 6। यानी इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7, और इसके अंदर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स के लिए अभी आपके पास शॉर्ट ट्रिक मौजूद है कि किसी भी एटम को, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है ये एटॉमिक मास को जाहिर करता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर को। तो ऊपर वाले में से ये नीचे वाला माइनस कर दो, एलिमेंट अगर आपके पास कोई मौजूद हो तो न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि एटम न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का क्या मतलब है, न्यूट्रल मतलब कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो ओवरऑल चार्ज बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 7, तो ये आपस में इक्वल चार्जेस हैं, तो इसके ऊपर कोई ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। इसी एटम को हम बोलते हैं क्या, इसी एटम को कहा जाता है कि ये एटम जो है वो न्यूट्रल है। अब देखें, यहाँ पर सपोज करें कि हमारे पास कार्बन का एटम है, कार्बन का। अब कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या मौजूद है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या होगा, कार्बन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अंदर क्या होगा 6 प्रोटॉन्स होंगे। सपोज करो मैं ये रेड से 6 प्रोटॉन्स बना रहा हूं, और ये ग्रीन से मैं बना रहा हूं न्यूट्रॉन। यानी ये इस तरह से होगा। अब इसका जो एटॉमिक मास होगा, अब देखिए 6 क्या न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको ऐड करके हम टोटल बोलेंगे कि इट इज एटॉमिक मास। ये क्या है, इसका एटॉमिक मास। इसको हम दूसरा नाम देते हैं मास नंबर। एटॉमिक मास है या मास नंबर है, इसको हम दोनों तरीकों से जाहिर कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करके हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, NUCLEONS, न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो हम इस तरह से भी बोलते हैं कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियॉन्स का जो तादाद होता है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास, आर मास नंबर, एंड इट इज डिनोटेड विद ए। ये वाली चीज क्लियर हुई, थोड़ी बेसिक्स ही है, और आगे चलकर मसला करेंगे, इसी वजह से मैंने अभी करवाई। अगर फिर आगे चल के बताता कि ये चीज इस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी, तो फिर हम कंफ्यूज होगे। ठीक है, एक सेकंड में स्क्रीन शॉट ले लूँ उसका, समझ फोन लिया यार, थोड़ा बहुत थोड़ी तकलीफ हो जाती है। बोर्ड फुल थी ना, तो वैसे बोल रहा हूँ। बाबा है क्लास के अंदर। ओके ओके, आवाज आ रही है ना सही। ठीक है। अच्छा, अच्छा एक और चीज, इसमें क्या होता है, एक होता है आइसो बार। पहले आइसोटॉप देखो, आइसोटॉप, दूसरा आइसो बार, और तीसरा इसके अंदर होता है
आइसोटोन। अब कौन सा आइसोटोप है, कौन सा आइसोबार है, ये थोड़ा याद करने में आपको मसला होगा, इसको थोड़ा आपने समझना है ध्यान से। आइसोटोप हम बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर। जो चीज सेम है वो याद करो, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि बाकी चीजें किस तरह से जो है ना चेंज होंगी। इसके अंदर क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि इसके लिए जेड क्या होगा, सेम। आइसोबार में क्या होगा, इसका होगा सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास, यानी कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सेम हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपना आइसोबार। तो हम कैसे जाहिर करेंगे, ए के साथ आइसोटोन, आइसोटोन बोलेंगे हम सेम न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है, सेम न्यूट्रॉन नंबर, या मैं कुछ तरह से लिख सकता हूँ ए माइनस जेड सेम हो, क्योंकि न्यूट्रॉन को जाहिर करने के लिए या निकालने के लिए हमने क्या निकाला, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो ऊपर देखो आइसोटोप किससे हो गए, सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार सेम और आइसोटोन सेम नंबर। अब बाकी चीजें लिखते जाओ, यानी इसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट, और इसका एटॉमिक मास डिफरेंट है तो इसके अंदर जेड जो है वो, सॉरी, अगर इसके अंदर एटॉमिक मास सेम है तो इसके अंदर जेड डिफरेंट होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसका डिफरेंस सेम आ रहा है, सही है। अब इसके थोड़ा एग्जांपल देखो, जैसे इसके एग्जांपल लिखने हो, यानी कि डेफिनेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं वो देख लो, क्या पता पूछ ले। आइसोटोप्स, कॉमन आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के 3, और मशहूर भी है, H11, H12, H13। अच्छा, एक चीज देखें, ये यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2, ये 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, नीचे हम किस चीज को जाहिर करते हैं, नीचे हम रखते हैं एटॉमिक नंबर को, यानी कि जेड। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन ऊपर देखें, यहाँ पर इसका मास 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, सही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यूट्रॉन्स निकालो, न्यूट्रॉन्स निकालो, 1 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा, 0। 2 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा, 1। 3 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा, 2। पहला पहला ये जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसको नाम देते हैं प्रोटियम, इसको प्रोशियम भी बोलते हैं कुछ लोग, प्रोटियम। इसको नाम देते हैं ड्यूटेरियम, सेकंड वाले को, और थर्ड वाले को नाम दिया जाता है ट्राइटियम। अच्छा, अब ये किस तरह से पूछ सकता है, ये केमिस्ट्री में भी आ सकता है, क्योंकि ये रिलेवेंट चीज है ना केमिस्ट्री के साथ भी। अब देखें, मैं अगर पूछूं कि हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास भी 1 है, तो वो कौन सा है, तो आप बोलोगे वो प्रोटियम है। अगर मैं बोलूंगी हाइड्रोजन का वो कौन सा आइसोटोप है जिसका न्यूट्रॉन नंबर 0 है, तो आप बोलोगे वो प्रोटियम है। अगर मैं जनरली पूछूं कि हाइड्रोजन का वो कौन सा आइसोटोप, यानी कि फर्स्ट आइसोटोप कौन सा है, तो भी आप बता सकते हो कि दैट इज प्रोटियम। यानी कि 2-3 तरह से एक ही सवाल को पूछ सकता है। दूसरा आपने क्या देखना है, वो कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसमें एटॉमिक मास 2 है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि वो कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हाइड्रोजन का वो कौन सा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का वो कौन सा एटॉमिक हाइड्रोजन का वो कौन सा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर मैं ये पूछूं तो आप बोलोगे ये तो तीनों है, क्योंकि तीनों का नंबर क्या है, 1, लेकिन मास इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इसका न्यूट्रॉन नंबर भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसका न्यूट्रॉन नंबर भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसका 0, इसका 1 और इसका 2। अब ये आइसोबार किस तरह से होता है, मैं कुछ एलिमेंट्स लिख लूँ यहाँ पर, जैसे कि कार्बन 12 6, और ये कार्बन 13 6, हाइड्रोजन 14 7, नाइट्रोजन 15 7, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1, ठीक है। और हीलियम हीलियम 4
टू, इसको छोड़ दो बस, हीलियम को छोड़ दो। देखो ऊपर वाले, अब जिसका मास सेम है ना, पहले न्यूट्रॉन नंबर देखो, न्यूट्रॉन नंबर जिसका सेम हो, न्यूट्रॉन नंबर किस तरह से निकाल सकते हो, 14 में से 7 माइनस करो तो कितना आएगा, 7। अच्छा, और 13 में से 6 माइनस करो तो कितना आएगा, 7। यानी कि नाइट्रोजन में से 14 में से 11 निकालो तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 आया, और इसका करो 13 में से 6 निकालो तो ये भी कितना आएगा, 7। तो इनका क्या है, न्यूट्रॉन नंबर सेम है। अच्छा, जिनका न्यूट्रॉन नंबर सेम है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन, यानी कि N14 7 एंड C13 6, ये क्या है, ये आइसोटोन है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई? समझ आ रहा है? वीडियो क्लियर है सबके पास, वीडियो वॉइस? ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हो। अच्छा, सेम एटॉमिक नंबर, अब देखो ये 1 1 1, इसका एटॉमिक नंबर सेम, यहाँ पर भी 7 7, इसका एटॉमिक नंबर सेम, यानी कि ये दोनों आइसोटोप हैं, ये तीनों आइसोटोप, ये दोनों आइसोटोप, ये 14 और अपना 13 का, ये वाला 14 और 13, इसका क्या होगा, ये 14 और 13 इसमें, इसका डिफरेंस 7, इसका डिफरेंस 7, यानी कि इसके न्यूट्रॉन निकले 7, इसका न्यूट्रॉन निकला 7, तो ये हमारा क्या बना, ये बना हमारा आइसोटोन। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको याद कर लेनी है कुछ चीजें। एक सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लूं। वीडियो वगैरह क्लियर है ना सबके पास? वीडियो क्लियर है बाबा? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड थोड़ा वेट। अच्छा, ये क्लियर हुआ? इसमें से कोई डाउट, इसमें से कोई सवाल? बस थोड़ा मैकेनिक्स को आपने समझ में आया, तो एकदम समझो ये न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह से है, ये वाला रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बाकी जो चीजें आएंगी। ठीक है। अच्छा, एक कार्बन का एक दूसरा आइसोटोप भी होता है, कार्बन 14। कार्बन का एक दूसरा आइसोटोप भी होता है 12 13 14, ये इसके तीन जो है प्रोमिनेंट ज्यादातर मिलने वाले हैं। इसमें से सबसे स्टेबल आइसोटोप जो है दैट इज C12। क्या बता पूछ ले, मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन दैट इज कार्बन 12। इसी वजह से हम इसको कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन देखो केमिस्ट्री के अंदर वो कार्बन के साथ भी। अच्छा, यहाँ पर मैं तो टोन का एग्जांपल देखा, आइसोटोप का भी देखा, ये यहाँ पर देखें नाइट्रोजन 14 जो है ना, नाइट्रोजन 14 एंड इसका मास किसके साथ मैच कर रहा है, इसका मास मैच कर रहा है कार्बन 12 के साथ, सॉरी अपना कार्बन 14 के साथ। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पर कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है, सेम एटॉमिक मास, यानी कि ए दोनों के लिए हो, ये 14 है, ये 14, जेड डिफरेंट हो सकती है, तो ये 7 है, ये 6 है, इसका मतलब ये है कि N14 एंड P14, N14 एंड P14, ठीक है, ये आपस में क्या है, ये आइसो बार के एग्जांपल्स हैं। ये वाली चीज क्लियर हुई सबको?
ओके ओके। टॉपिक्स आपके आगे हैं, ये वाले तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं जैसे साइंस और मैथ वाले बच्चों को नंबर की चीजें ऐसे बता रहा हूँ, और आपको फिर वैसे ही पता है कि मैं चीजें सिंपल करता हूँ। अगर आगे के मैंने की बातें समझ में ना आए, चाहे फिर मैं सिलेबस वाली चीजें पढ़ ले, फायदा नहीं है। अगर समझ में नहीं आई ये चीजें, तो ये कम से कम लाजमी है चीजें। अच्छा, उसके बाद हमारा टॉपिक है, मुझे देखने दो कि कोई बेसिक चीज मिस ना हो, तो फिर हम आगे डिस्कस करें। बेसिक चीजें तो मैंने सबको बता दी, आइसोटोप्स बता दिए, और एटॉमिक न्यूक्लियस, ये बुक के अंदर सिर्फ ये थोड़ी चीजें मैंने आई थिंक इससे ज्यादा बता दिया। अच्छा, एक चीज और याद कर लें कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होता है मास इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन के मास से मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, यानी कि न्यूट्रॉन का मास से ज्यादा होता है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई पूछे कि प्रोटॉन का मास कितने टाइम से इलेक्ट्रॉन के, तो ये तकरीबन कुछ बुक्स लिखे हैं 1836 और 1837, इतने टाइम्स बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा होता है, इतने टाइम। अच्छा, इनके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो तो देख लो, और बुक से याद कर लेना, ये बात है, लेकिन फिर भी जो ये साइड पर लिख लेता हूँ कि प्रोटॉन का मास जो है दैट इज 1.673 इंटू 10 पावर -27 मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 1.675 इंटू 10 पावर -27 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 पावर -31 अब देखो, पावर जितना बड़ा माइनस में, तो वैल्यू उतना कम होगा। पावर जितना नेगेटिव में बड़ा होगा उतना कम होगा, यानी कि पावर माइनस मतलब ये सबसे कम है। अब झगड़ा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर पावर सेम है, -27 -27। यहाँ पर देखो 1.673 क्या है, 1.675, तो बड़ा कौन सा वैल्यू है, 1.675। तो इसलिए हम बोलते हैं न्यूट्रॉन is slightly greater than किसके, मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा बड़ा होता है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन से। ये वाली चीज समझ रहे आपको? अच्छा, दोबारा सुनो, क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कितना है, पावर देखो, 10 जिसका पावर जितना बड़ा उसकी वैल्यू उतनी कम, तो इसकी पावर की वैल्यू है 31 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब ये होगा। अब अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, तो प्रोटॉन में देखो पावर सेम है, और न्यूट्रॉन में -27 -27, लेकिन 1.673 है प्रोटॉन के साथ, और न्यूट्रॉन के साथ 1.675। तो वैल्यू जो बड़ा होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा न्यूट्रॉन के लिए, लेकिन है तो बड़ा ना। इसी वजह से हम बोलते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वॉइस और वीडियो सबके पास क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके ओके ओके। ठीक है, वॉइस और वीडियो क्लियर है ना? बाकी बच्चे भी बताओ कुछ तो वीडियो और वॉइस सबके पास क्लियर है? बाकी बच्चों के पास क्लियर है बाबा? वॉइस अगर ब्रेक हो रही है तो थोड़ा इंटरनेट का तो यहाँ से भी हो सकता है, वॉइस में थोड़ा इशू है, अभी है।
अच्छा अभी देखो वॉइस अभी देखो, अब बताओ अभी वॉइस क्लियर है? अब बाबा अभी बताओ तुम, क्लियर है आपके पास? मैसेज कर दो तो आगे चले, थोड़ा रेडियो एक्टिविटी का बताओ। क्लियर है? ओके ओके। ये एयरपोर्ट्स में भी ओके ओके। अभी जो है ना नेचुरल वॉइस आ जाएगा आपके पास, पहले ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होगा, आप देखो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ये केमिस्ट्री के अंदर भी आपने टॉपिक सुना होगा, रेडियो एक्टिविटी। इट इज बेसिकली स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि जो खुद हो रहा हो, स्पॉन्टेनियस emission of, spontaneous emission of, एक सेकंड थोड़ा वेट करें, spontaneous emission of material, emission of material, ठीक है? ये क्या है? स्पॉन्टेनियस emission of radioactive rays of radioactive gases जिसमें खुद emission हो रही हो या पार्टिकल्स में, अपना न्यूक्लियस में से, अच्छा न्यूक्लियस में से होता है, कुछ रेज निकलेंगी। अब बताऊंगा ये किस तरह से होता है, क्या होता है, एक एक चीज यानी कि लेयर्स में, यानी कि होते जाएंगे कि इस तरह से होगा, इस तरह से। पहले जितना बता रहा हूँ उतना सुनते जाओ। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडियोएक्टिव रेज, कुछ रेज निकलेंगी कौन से मटेरियल से? रेडियोएक्टिव मटेरियल से। ये डिस्कवर हुआ था एक और ऑफ यूरेनियम से, और ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का एक और था। और आप होते हो मिक्सचर जो आप जमीन से उठे करते हो, मिनरल की फॉर्म होती है जिसमें डिफरेंट मिनरल्स और भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? अच्छा, और एक चीज ये किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्यूलर, हेनरी बेक्यूलर इन 1896, 1896 में ये किसने डिस्कवर किया था? हेनरी बेक्यूलर ने। और ये किस चीज में से हुआ था? और ऑफ यूरेनियम में से। यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब शुरू शुरू के अंदर देखा गया कि यानी कि एक लैब थी, उसमें ये काम करता था ये साइंटिस्ट हेनरी बेक्यूलर। अब वहां पर क्या हो रहा था कि उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हो आप एक्सरे प्लेट को, जहां से आप एक्सरे करवा रहे हो ना, तो एक्सरे जिस प्लेट पर या फिल्म पर बनता है, फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट, ये जो ब्लैक अपना कॉपी होती है आपके पास, इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म। अब ये बनती इसके अंदर एक ब्लैक पेपर, एक ब्लैक पेपर, तो उसके लैब के अंदर ये मौजूद था और उसमें से रेज निकल रही थी, और कौन सी रेज? रेडियो एक्टिव। तो ये इस पेपर जिसमें ये फोटोग्राफिक प्लेट कवर थी, उसको क्रॉस करके और इस पर मार्क बना रही थी, यानी कि ये इस तरह से निशान बन रहे थे। तो वो परेशान हो गया कि निशान कहाँ से आ रहे हैं, और फिर उसने अपने रूम में जो है लाइट भी फुल फुल बंद कर दी। ये हिस्ट्री है इसकी, थोड़ा बस जनरली बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि ये रेस कहाँ से आ रही है। फिर उसने लास्ट में क्या किया, इसको थोड़ा आइडिया हुआ कि ये रेस इसमें से आ रही है शायद, तो इसने क्या किया, इसको कट किया, कट
स्लाइसेस के अंदर इसको कट किया, फिर इसको प्रेशर दिया, हाई प्रेशर, ठीक है, और हाई टेम्परेचर। लेकिन इसने देखा कि इन सब चीजों के करने के बावजूद भी इस रेस के ऊपर इन सब चीजों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसको प्रेशर दो, इसको कुछ करो, फिर ये रेस फोटो पर ये आ रही थी। तो इसने ये आइडिया दिया कि ये रेस निकल रही है, इसमें से ये खुद निकल रही है, और ये जो बाकी इंडिपेंडेंट independent of external condition, यानी कि जो बाहर से करें, कुछ भी करें, उन चीजों पर ये अपना इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट थी वो थी अपना जो साइंटिस्ट था हेनरी बेकरल। अच्छा, और एक चीज इसी वजह से इसको बताया कि इट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी कि कब से होता है। अच्छा, ये रेस निकलते हैं इसमें से क्लीन टाइप के रेस निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा, और निकलते कहां से? अच्छा, इसकी ओरिजिन क्या होती है? ये आपको बताया कि एलिमेंट्स हैविंग जेड, जेड क्या है? नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिनका 82 या 83 से ज्यादा होगा नेचुरली रेडियो एक्टिव होंगे। अच्छा, एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, यानी कि जिसको आप कुछ रेडियो एक्टिव बने, वो बोलते हैं कि नेचुरली रेडियो एक्टिव है। जैसे 82 के या 83 के अबव है, यूरेनियम का मास 83 से अबव है, ठीक है। कुछ बुक्स में 82 लिखा हुआ है, कुछ में 83 लिखा हुआ है, इसी वजह से मैंने इसको 82 83 कर दिया है। अच्छा, आपका सिलेबस जो है आपके बुक के अंदर आई थिंक सिंथेटिक्स के अंदर 82 है या 83, मुझे आई एम नॉट श्योर, पंजाब के अंदर जो है ना वो 82 है। तो आपने देखना है कि आपके सिलेबस के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 83 से ज्यादा है वो नेचुरली रेडियोएक्टिव। एक चीज आपने ये याद रखनी है। अच्छा, ये नेचुरली रेडियोएक्टिव होते क्यों है? ये इसी वजह से होते हैं जब का नंबर अपना बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर जब इनका बढ़ जाता है तो इनके न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है वो बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, फिर उनमें रिपल्शन होती है। फिर रिपल्शन के नतीजे में इनमें से कुछ रेज निकलती है जिनको हम नाम देते हैं रेडियोएक्टिव रेज। स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है, न्यूक्लियस में से कुछ रेज निकलते हैं। अब ये किस तरह से होता है, कौन से रेज होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। वॉइस और वीडियो क्लियर है ना सबके पास? वॉइस और वीडियो कैसे समझ आ रहा है, आवाज आ रही है? थोड़ा बता दे मुझे। ओके, अब इसमें से जो रेस निकली, इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको एक लेड के ब्लॉक में रख दिया। यहाँ पर इसने रखा और कंटेनिंग यूरेनियम। कंटेनिंग यूरेनियम बोलूं, यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है, या बोल सकता हूं मैं कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव मटीरियल। अब इसमें से कुछ रेस निकल रही थी, कुछ यहाँ स्ट्राइक करी, कुछ ने यहाँ स्ट्राइक किया, कुछ इसमें से बीच में से क्रॉस कर गई। अच्छा, अब हमें देखना था कि ये रेस जो है वो एक जैसी है या अलग अलग है। तो हमने क्या देखा, हमने इनके सामने फोटोग्राफिक प्लेट रखी है जहां पर हमें रिजल्ट देखना है, और यहाँ पर हमने प्लेट्स रख दी। एक हमने रखी पॉजिटिव, दूसरी हमने रखी नेगेटिव। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये इस रीजन के अंदर आई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन के अंदर ये रेज आई, तो कुछ रेज इस नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, और कुछ इस पॉजिटिव की तरफ, और कुछ स्ट्रेट लाइन में चली गई। यानी कि, और ये स्क्रीन हमने बिल्कुल इसके पास रखी है ताकि ये कहां पर स्ट्राइक कर रही है हमें पता चले, ठीक है। यानी कि ये हमारी क्या है, स्क्रीन। और स्क्रीन कौन सी है, फोटोग्राफिक फिल्म, जिस पर आपका एक्सरे बना हुआ होता है।
यानी कि देखा हमने कि कुछ रेज नेगेटिव की तरफ मुड़ रही है, कुछ रेज जो है वो टर्न हो रही है इसके पॉजिटिव की तरफ, और कुछ स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो हमें आइडिया हुआ कि ये रेज जो पॉजिटिव के डायरेक्शन में जा रही है इनके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव अपना चार्ज होगा। जो नेगेटिव की तरफ जा रही है उन पर खुद पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और हमने क्या किया, पोटेंशियल को भी बहुत बढ़ाया, लेकिन ये फिर भी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। तो इससे हमें आइडिया हुआ कि ये वाली जो रेस जो सीधे डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पर हमें आइडिया हुआ कि ये वाली रेस है इन पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये न्यूट्रल है। ये वाली रेस क्या है, न्यूट्रल। अच्छा, अब इनका कुछ नाम रखना था, ये नेगेटिव वाली गई और ये पॉजिटिव वाली, यानी कि ये किस तरह से होगी। फिर आगे चल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर हमें पता चला कि नाम तो इनके क्या रखे हमने, पॉजिटिव वाले रेस इनका नाम रखा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई। इसके अंदर 4 अपना एटॉमिक मास 4 होता है, और चार्ज जो होती है यानी एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसको चार्ज इस तरह से हम बोलते हैं कि इसके अंदर इसका मास 4 टाइम्स, चार्ज 2 टाइम्स, ये इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, बीटा में किस तरह से होता है, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल ये क्या होता है, बेसिकली ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि बहुत ही तेजी से मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और एक चीज आपने याद करनी है कि ये सारी रेस जो आ रही है ये कहां से आ रही है, इनकी ओरिजिन जो है, वो न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो भी न्यूक्लियस से आ रहा है। अब वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे आया। फिलहाल आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये पता नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होता है, अब भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से आएगा। तो ये मैं बाद में बताऊंगा आगे चल के कि किस तरह से होता है। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, बस इतना याद रखो। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव। अच्छा, तीसरा जो अपना रेस था वो जो न्यूट्रल जा रहा था, वो उसको हमने नाम दिया गामा। ये बेसिकली एक फोटॉन की तरह है, फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब मैंने आपको फोटॉन पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि फोटॉन के ऊपर कुछ चार्ज होता है, इट इज चार्जलेस पार्टिकल। तो इसी वजह से ये जब इन प्लेट्स के दरमियान से गुजरा तो ये सीधा चला गया। ठीक है। अच्छा, बीटा के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव बीटा और एक होता है हमारा नेगेटिव बीटा। ये आपने फिलहाल के लिए याद रखना। पॉजिटिव बीटा क्या होता है, पॉजिट्रॉन, इसको हम एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। नेगेटिव बीटा बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन आते कहां से, न्यूक्लियस से, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हुई। ये बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा आपको शोर आ रहा होगा, ये बिल्डिंग के अंदर कल से इंशाल्लाह ये नहीं होगा कुछ भी, थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है। ये वाला क्लियर होगा सबको। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव होती है, इसका हीलियम न्यूक्लियस होता है, मास होता है 4 टाइम्स, चार्ज होती है 2 टाइम्स। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के नंबर की होती है, तो इसका मास 4 टाइम्स मैंने लिखा है, चार्ज 2 टाइम्स लिखिए। बीटा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीटा पार्टिकल 2 तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बीटा इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन को एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। गामा क्या होता है, गामा बेसिकली आपके पास फोटॉन्स होते हैं। तो ये यहाँ पर अगर ऐसा ग्राफिकल क्वेश्चन दे दें, नेगेटिव प्लेट यहाँ पर रखें, पॉजिटिव यहाँ पर रखें, और इनको एक्स वाई जेड का नाम दें, तो जो नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा उसको आपने देख लेना है कि ये अल्फा है, जो स्ट्रेट जा रहा हो वो अपना गामा है, और जो अपना पॉजिटिव की तरफ आ रहा है वो बीटा है। तो इस तरह से ग्राफिकली भी आपको एंट्री के अंदर देख सकते हैं। ये वाली चीज क्लियर हुई। तो ये पार्टिकल्स को हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया। अच्छा, और इस ओर को जो हमने इस ब्लॉक के अंदर रखा है, ये ब्लॉक है लेड का, LEAD, लेड। आपने पढ़ा होगा लेड क्या होता है, ये प्लम्बर सिंबल है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो रेज हैं ये इस लेड में से क्रॉस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे ना, ये यहीं पर रुक जाएंगे।
लेकिन ये बीच में से जो गुजर जाएंगे फिर वो आगे चलकर उनको हम स्प्लिट करेंगे। तो लेड हैज द पोटेंशियल, क्योंकि ये खुद भी एक हैवी अपना एलिमेंट है, तो ये इन रेज को रोक सकता है। और ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं इनके अपना रेडियो एक्टिविटी में से जो रेज निकलती है। ये जो प्रोसेस डिस्कवर हुए थे इनके दरमियान इनकी कुछ साइंटिस्ट की डेथ भी हो गई थी ड्यूरिंग दी रिसर्च, और रिसर्च वर्क कर रहे थे वो, उनको पता ही नहीं चला कि यही ठीक है। सबको समझ आया? वॉइस और वीडियो सबके पास क्लियर है? सबको समझ आ गया? क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, इन रेज के बाहर निकलने से एटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एलिमेंट है आपके पास एक्स, इसका मास क्या है ए, और अपना एटॉमिक नंबर क्या है। अगर मैं बोलूं कि इसमें से एक जो है वो अपना अल्फा पार्टिकल बाहर निकला है, इसको मैं इस तरह से लिखूं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इसमें से निकला, तो आपने यहाँ पर क्या रखना है सबसे पहले अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पर ये एलिमेंट अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस एलिमेंट में अल्फा पार्टिकल के निकलने के बाद ये एलिमेंट और बनेगा। इस प्रोसेस को नाम दें ट्रांसम्यूटेशन, यानी कि एक एलिमेंट का दूसरे फॉर्म में चेंज होना। लेकिन आपने देखना है कि इसमें इक्वेशन किस तरह से बनेगी, ये थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, ये सिलेबस के अंदर ये चीजें जो इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन आ सकती है। अल्फा पार्टिकल में मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हीलियम का चार्ज मास कितना होता है, चार। चार्ज कितनी होती है, दो, यानी कि चार इसका एटॉमिक मास होता है, दो इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर अल्फा पार्टिकल इससे निकल गया है तो इसका जो एटॉमिक मास है वो चार गुना कम हो गया होगा, A-4 हो गया होगा, चार गुना कम A-4। और इसकी जो Z है वो 2 हो गई होगी। सही बता, समझ आ रहा है? क्लियर हो रही है ये चीजें कि इस एटम में से अगर अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा का मास कितना है, चार उसका एटॉमिक मास है और दो उसका एटॉमिक नंबर है। अगर वो इस एलिमेंट में से निकला है तो उसका मास कितना कम हो गया होगा, 4 टाइम्स, और अपना एटॉमिक नंबर कितना कम हो गया होगा, 2 टाइम्स। तो A-4 Z-2 ये हम यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर A-4 Z-2। अगर इस तरह से लिखा हो सिर्फ ये वाली साइड, यहाँ पर कुछ ना लिखा हो, कुछ से मार्क दियो तो ये कौन सा पार्टिकल है, तो आप बोलोगे अल्फा पार्टिकल। अगर ये वाली साइड अल्फा पार्टिकल लिखा हो तो सिर्फ 4 माइनस करोगे मास में से और 2 माइनस करोगे इसमें से अपना एटॉमिक नंबर में से। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? अच्छा, आपसे नाम नहीं पूछेगा कि ये कौन सा एलिमेंट बन रहा है, अच्छा बन रहा है या क्या। इसके अंदर आपने क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स याद कर लेने हैं कि जो कि कॉमन एग्जांपल्स गिवन है आपको। अब किस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके बुक के अंदर, आपसे तो निकालना ही है मुझे। रेडियम इज इक्वल टू 226 और इसका एटॉमिक नंबर है 86। अब मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर एक अल्फा पार्टिकल इसमें से निकला है, अल्फा पार्टिकल। यहाँ पर आप जो एलिमेंट होगा उसका मास और एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। अल्फा पार्टिकल निकला है ना, तो इसमें से 4 माइनस 226 से ये इसमें माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा, 222। इसमें से 2 माइनस करो 86 में से, इसमें से 2 माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा, 84। यानी कि x 20 22 और 84 प्लस में क्या हुआ, हीलियम 42। अच्छा अगर आप देखोगे ना कि इस साइड का मास 26 और ये आपस में इक्वल आएंगे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। यहाँ पर देखो 226 224 प्लस 4 ऐड करो कितना हुआ, 226। 86 है यहाँ पर इस साइड इक्वेशन के, 84 प्लस 2 ऐड करो कितना हुआ, 86। ये वाली चीज क्लियर हुई? ये क्या बनेगा, ये रेडॉन बनता है, आ रहे हैं।
ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हुई, सबको समझ आया? समस्या दरवाजा कर दी, क्लियर हुआ सबको? इसमें से किसी को डाउट हो, अगर इसमें से अगर डाउट हो किसी को, क्लियर हुआ ये? अच्छा, ये तो होगा अगर अल्फा पार्टी की लिमिट हो, लेकिन अगर बीटा पार्टी की लिमिट होगा तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा देख लें। बीटा पार्टिकल के लिए क्या होगा, बीटा में थोड़ी चेंजेस होती है, अगर पॉजिटिव बीटा इमिट हो रहा है, नेगेटिव बीटा। अच्छा, एक चीज देखिए, बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। यानी कि मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, भले बीटा बीटा पार्टी की लिमिट हो, लेकिन उसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर चेंज होगा, यानी कि Z विल चेंज। अब वो किस तरह से चेंज होगा, एक चीज याद कर ले, अगर नेगेटिव बीटा निकलेगा ना, यानी कि अगर बीटा नेगेटिव निकला है, यानी कि नेगेटिव बीटा निकलेगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से पहले इलेक्ट्रॉन और अपना प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो सेम थी। अब एक नेगेटिव बीटा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, नेगेटिव चार्ज बाहर चली गई, तो एक अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब नेगेटिव बीटा बाहर जाएगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करेगा, +1। इसका एटॉमिक नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, +1। अगर पॉजिटिव बीटा जाएगा बाहर तो इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा, Z-1। ये चीज आपने याद कर लेनी है, यानी कि अगर नेगेटिव बीटा निकलेगा तो +1, और पॉजिटिव बीटा निकलेगा तो -1। ये आपने चीज अपने माइंड में रखनी है, और ये सिंपल चीज है। और गामा के बाहर निकलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गामा ना मास पर डिपेंड कर रहा है ना चार्ज पर। फोटॉन इज अ मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल। मासलेस यानी कि इस पर ना कोई मास है ना कोई चार्ज है, तो मतलब ये है कि गामा निकलेगा, इट डजंट अफेक्ट द वेदर द चार्ज और एटॉमिक नंबर, इस चीज को अफेक्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस तरह से होगा, x इज इक्वल्स टू az, ये गामा बाहर गया, गामा रे, ये गामा बाहर गया ना, अब क्या होगा, ये यहाँ पर गामा और ये सेम रहेगा, x a ऊपर नीचे z, यानी कि ये जो पहले प्रेजेंट था ये बाद में ये क्लियर हुआ। ये बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी की बेसिक्स थी, और ये मैं इसी वजह से इतना इसको एक्सप्लेन किया है ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो, क्योंकि आगे चलकर यही चीजें मसला करती हैं, बच्चों को पता नहीं चलता कि इसमें से पार्टिकल निकला, ये कैसे बन गया और ये किस तरह से हुआ। इसी वजह से मैंने आपको ये चीजें बताई, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रॉन टूटता है, एक चीज ये याद कर ले, कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रॉन टूटता है, न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन पर कौन सी चार्ज होती है, कोई भी चार्ज नहीं होती, तो उसको हम 0 लिखते हैं, मास इसको 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है, 1, और चार्ज इस पर 0। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन ये टूटेगा तो इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज देगा तो दूसरी क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों चार्ज पॉजिटिव दे या दोनों चार्ज नेगेटिव दे, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। तो ये किस तरह से टूटता है, ये क्या देगा, एक आपको देगा प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी कि H11 प्लस एक देगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितनी चार्ज होती है, अपना -1, ठीक है, चार्ज कितनी होती है, -1, यानी कि एक प्रोटॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन। इस तरह से भी आप बोल सकते हो, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और उसका एक नेगेटिव पार्टिकल, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। तो इस चीज के लिए याद कर लो कि न्यूट्रॉन क्या होता है, स्प्लिट होता है, इसमें एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में।
अब जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि जो बीटा पार्टिकल्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस में से, तो न्यूक्लियस में से तो आ रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस में से जो है नेगेटिव चार्जेस न्यूक्लियस में से आई कैसे? वो इस न्यूट्रॉन के टूटने की वजह से आती है। ये न्यूट्रॉन टूट कर देखो ये इलेक्ट्रॉन बना है, और जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर जाएगा तो ये बीटा बन जाएगा। जब ये न्यूट्रॉन इसमें से बाहर जाएगा तो फिर ये बीटा पार्टिकल बन जाएगा, और इसकी एनर्जी और जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है जो न्यूट्रॉन के टूटने से बना है, क्योंकि इसकी ओरिजिन क्या है, न्यूक्लियस, और वो शेल से आ रहा होता है। शेल की एनर्जी कम होती है, न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा होती है। एक चीज आपके बुक में लिखी हुई है, एक चीज आपके बुक में लिखी हुई है, दैट इज के जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो, जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो। अच्छा सुनो सुनो, वीडियो तो क्लियर है ना, वीडियो और वॉइस? समझा रहा हूँ, पैनिक ना हो, सिंपल है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, अच्छा एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन टूटकर एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक प्रोटॉन बनेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर फिर जो है न्यूट्रल बन जाएंगे। एक चीज इसको माइंड में रखें। अब जो इसका इलेक्ट्रॉन बनेगा ना, जब वो न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो इसको बोलेंगे हम बीटा पार्टिकल। अब ये जो बीटा पार्टिकल इसके ऊपर चार्ज कौन सी है, नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी एनर्जी और जो नॉर्मली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, उसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी ओरिजिन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से बना है और न्यूट्रॉन के टूटने की वजह से बना है, तो इसी वजह से ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी इतनी नहीं होती, ये आपने चीज ज्यादा जो है माइंड में रखनी है। और जिस तरह से आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो, जब एनर्जी देते हो तो वो दूसरे शेल में चला जाता है, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में या हाई एनर्जी लेवल स्टेट में। इसी तरह से एटम के न्यूक्लियस को भी एक्साइट कर सकते हैं, यानी कि एक अगर एटम रेडियो एक्टिविटी नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ बम्बार्डमेंट करेंगे इन पार्टिकल्स की, अल्फा बीटा गामा, इन पार्टिकल्स को उसके न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस जो है वाइब्रेट करेगा, एक्साइट होगा, और उसकी वजह से वो पार्टिकल्स इमिट करेगा। ठीक है, और याद कर लें गामा क्या है, गामा पार्टिकल फोटॉन है, एनर्जी रिलीज करता है। तो जब न्यूक्लियस जो है वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने से क्या होगा कि वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर वापसी जब ग्राउंड पर आएगा ना, ग्राउंड स्टेट में, यानी कि नॉर्मल स्टेट में आ गया, सिर्फ वाइब्रेशन शो करता है, ऊपर नहीं चला जाता। ऐसे मत समझना कि शेल के अंदर चला जाएगा न्यूक्लियस, ऐसे नहीं होगा। इसके अंदर से फोटॉन निकलेगा, फिर ये स्टेबल बन जाएगा। तो एक चीज आपने देखनी है कि गामा रे के निकलने से सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी आती है और कुछ नहीं होता। अल्फा और बीटा क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, गामा के निकलने से स्टेबिलिटी जो है वो अकम्प्लिश होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ सबको? आई होप कि क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल बेसिक समझाइए मैंने आज, और ये बीच में अंदर ये कॉल वगैरह आ गई तो ये रिकॉर्डिंग थोड़ी डिस्टर्ब हुई इस वजह से। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, सिंपल चीजें बताइए, बिल्कुल रिफाइन करके, डिफरेंट बुक्स से देख के थोड़ा थोड़ा काम की चीजें कौन सी हैं, आगे चल के कॉन्सेप्ट्स किस तरह से गेन कर सकते हो। सिंपल और अच्छी चीजें बताइए, इनको अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बता रहा हूँ पढ़ो अच्छे से और प्रैक्टिस करो, फिर भले रिवीजन ना करो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए हम जो है वो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मजीद जो डिस्कस करेंगे। और जो है वो स्क्रीनशॉट इसके मैं कुछ भेज रहा हूँ, और लिंक को मैं चेक करता हूँ कि जो पहले वाली हो, अगर वो अच्छी आई है या क्लियर आई है तो वो भी मैं सेंड कर देता हूँ आपको। अदरवाइज फिर यही रिकॉर्डिंग आप काम चलाना है इसमें से, और इसको रिवाइज लाजमी करना। मैं अगर आपको एक चीज बोलूँ कि अगर आपको ये सिंपल तरीके से पढ़ना है ना, जो भी मैंने आज पढ़ा है ना, वो पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़ो। पंजाब टेक्स्ट बुक में ये वाला चैप्टर जो बिल्कुल ईजी लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है, तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़ें। सिंध के ऊपर से भी आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है वो जहाँ से भी आप पढ़ो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पंजाब से ये वाला चैप्टर पढ़ो, रेडियो एक्टिविटी वाला छोटा सा एक पेज का टॉपिक है वो पढ़ो, आराम से क्लियर हो जाएगा। ये चीजें याद रखो कि पॉजिटिव के निकलने से क्या हो रहा है, नेगेटिव के निकलने से क्या हो रहा है, गामा के निकलने से क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है तो कौन सा है। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल इंशाल्लाह ताला हम जो है वो मजीद डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ठीक है।